बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज का दिन नाज़रीन हम भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आज का दिन वो दिन है जिस दिन हर आंख अश्क बार रही, जिस दिन बहुत सारी माएँ जो थीं उनके लगते जिगर उनसे बिछड़ गए। APS सानह APS और इसके साथ साथ सकूत ढाका आज 10 बरस बाद भी यह जख्म उसी तरह से जिंदा है। अल्फाज से तो कभी भी इस दुख को कम नहीं किया जा सकता, और ना ही मेरे ख्याल से वो माँ बाप जिनके लगते जिगर उनसे जुदा हो गए, उनके लिए किसी भी तरह से आज का दिन जो है, ये 10 बरस पता नहीं उन्होंने किस तरह से गुजारे। बहुत मुश्किल वक्त था। आज ख़ास तौर पर छुट्टी का ऐलान भी किया गया। बहुत सारे शहर के तमाम बल्कि स्कूल्स बंद हैं और स्कूल्स में छुट्टी दी गई है। दुआया तकारीब होनी चाहिए आज के दिन खुसूसी तौर पर, और खुसूसी तौर पर जो है वो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सब लोगों की मगफिरत भी फरमाए और तमाम ख़ानदानों को सब्र अता फरमाए। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एक कमेंट लेंगे, फिर आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। शाहिद सिप्रा साहब और अली साही साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बहुत बड़ा सानिया था, और आज भी देखें, कल से सोशल मीडिया पे देखें, और फिर जब हम वो याद करते हैं कि नन्हे किस तरह वालिदैन ने उनको घरों में छोड़ा और उसके बाद ये एक सानिया हो गया और वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए। सबसे पहले तो हमें लवाहिकीन के साथ खड़े होना चाहिए, उनकी इस दर्दनाक जो घड़ी है इसमें उनका साथ होना चाहिए। दूसरा, हमें मगफिरत की दुआ करनी चाहिए कि उन नन्हे बच्चों के अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। बात यह है कि पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया है इस तरह की चीज़ें आती रही हैं, और ये बाकी ममालिक में भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा दहशत गर्दी के वाक़यात ऐसे होते हैं और ये बुज़दिली है। देखें, कौमों पर आ जाते हैं, लेकिन बच्चों को, मासूम बच्चों को आप निशाना बना लें और उनको मार दें, ये बुज़दिली है। ये दुश्मन का उस तरह तो वार नहीं है ना। दुश्मन ने अगर लड़ना है या अगर आमना सामना करना है तो फिर उन फोर्सेस से हमारी करे जिनको हमने बॉर्डर पे लगा रखा है, जो ये काम कर रहे हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है। उनके सामने ये पिस्पा हो जाते हैं और नन्हों बच्चों से पीठ पीछे जाके वार करके इस तरह का काम किया है। इसकी जितनी मजम्मत है वो की जानी चाहिए। और फिर मैं बताऊं कि मैं अपने बच्चों की अगर बात बताऊं, अब माशाल्लाह थोड़े समझदार हैं, कल से वो भी देख रहे हैं इस चीज़ को। ज़ाहिर है मोबाइल हाथ में है, नेट पे हर चीज़ आ रही है, वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो इन चीज़ों का जवाब वालिदैन के पास तो नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में जब वो थोड़े समझदार हो जाएंगे तो उनको इन चीज़ों का पता चलेगा। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मेरे कानों में पड़ा है कि बच्चों, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, ये उस वक्त तराना आया था, तो यार तालीम के साथ तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए जो हमारी पाक अफवाज के जो किरदार है उसको सराहना चाहिए। जो नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, रोज़ाना हम TV पर देख रहे होते हैं कि इतने शोहदा जो हैं, इतने सिपाही, इतने हाई रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। तो बेसिकली ये हम और आप सब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। अली साई साहब, है ना, ये देखें, बहुत सारे हादसात हैं जो अभी भी और साने हैं जो रूनमा होते हैं, और रोज़ाना इतनी हम कीमती जानों का नजराना पेश करते हैं इस मुल्क की खातिर, बेशक, और सारा नुकसान जो है वो नाकाबिले तलाफ़ी है। लेकिन कुछ साने हाथ ऐसे होते हैं जो आपके जहनों पर नक्श हो जाते हैं। और ये जो आज की सुबह थी APS के बच्चों के लिए, उस स्कूल के सारे स्टाफ के लिए, कितनी को खौफनाक थी, कितनी को अलमनाक थी। मेरा ख्याल है 122 बच्चों समेत 147 अफराद की वहाँ पे शहादत थे। और जो दहशतगर्द थे उनके अज़ाइम क्या थे। रूटीन में भी कोई लड़ाई होती है तो उसमें ख़वातीन और बच्चों को कभी इन्वॉल्व नहीं किया जाता होती है उसमें भी। लेकिन इतने पता नहीं किस हद तक नफरत उनकी चली गई इस मुल्क के साथ, इन लोगों के साथ और इन बच्चों के साथ, कि फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहने लोग वो APS में दाखिल होते हैं, जिस तरह फायरिंग की जाती है। और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की हद तक हैं। जिन घरों के मासूम बच्चे गए, जिन घरों के सरबराहान गए, जिन घरों के कोई कफील गए, वो आज तक भी, बल्कि जितनी देर वो जिंदा है वो ये चीज़ें नहीं भूल सकते। हमारी पाक फ़ौज ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी, जिस तरह अमन कायम किया, जिस तरह उस वक्त दहशत गर्दी की लहर थी, उस सारी को टैकल किया। बातें आप जितनी मर्जी कर लें,
ये जो अमली तौर पे काम किया जाता है और जिस तरह ये छुपे दुश्मन आपके अंदर बैठे होते हैं ना सफ़ों में, उनके साथ निमटना सबसे मुश्किल होता है। तो ये सानहा जो है मेरा ख्याल है ये ना भूलने वाला सर। बिल्कुल, जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही साने की कम है। बहैसियत कौम हम सब लोग उन माओं के साथ हैं जिनके लगते जिगर इस अफसोसनाक वाक़े में बिछड़ गए। बहुत सारी दुआएं हैं तमाम शोहदा के लिए और उनके लवाहिकीन के लिए, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। आज की पहली खबर की तरफ आएंगे। इतनी बड़ी लीड स्टोरी है और अखबार आते ही पकड़ के देख के बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। और ये सब कसूर है शाहिद सिपरा साहब का, जिनके पास कोई अच्छी खबर होती ही नहीं है। जी बताइए। नहीं, पिछले महीने अच्छी खबर थी। हाँ। वो आपने डिस्कस नहीं की। आपने एक महीने बाद ही आप बुरी खबर। असल में इस तरह की खबरें प्रोमिनेंट ज्यादा होती है ना। देखें, ये इसलिए प्रोमिनेंट हो जाती हैं कि ये घर घर की कहानी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर हर घर में एक नहीं, दो नहीं, 3-4 लोग इससे इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो अगर अकेला कोई कफील है तो वो अकेला इफेक्ट हो रहा है, 2-4 लोग वहाँ रह रहे हैं तो वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो उसका जब इस किसी चीज का इफेक्ट आपके घर घर पहुंचेगा तो वो अल्टीमेटली इस पे आएगा। बात यह है कि विफाकी हुकूमत की बुनियादी तौर पर ये पॉलिसियां हैं कि उन्होंने हमें उलझाया हुआ है। कभी हमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में उलझा दिया जाता है, एक के बाद एक। कभी क्वार्टर टैरिफ की मद में हमें उलझा दिया जाता है। मकसद सिर्फ ये है कि बिजली के बिलों से रेवेन्यू की कलेक्शन जितनी मैक्सिमम हो जाए वो आपने कर लेनी है। और ये वाहिद तरीका है कि आप बिजली का बिल भेजें, अगर उसमें सबमिशन नहीं करवाते डिस्कनेक्शन कर दें, बिजली के बगैर गुजारा ही नहीं आपका। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, गैस का तो अल्टरनेट आपके पास मौजूद है, 3-4 हैं, लेकिन बिजली का अल्टरनेट आपके पास नहीं है। इसलिए जब आप कंज्यूमर को उस बुनियाद पर बंद गली में लेकर आ जाते हैं तो उसमें बंद गली में ले जाकर फिर उससे वसूल करते हैं। ये क्या होता है कि जब आपको विफाकी हुकूमत नेपरा एक टेंटेटिव टैरिफ डिस्कोस को दे देती है, जिसमें लेस्को भी शामिल है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी शामिल है, वो 3 महीने तक मुसलसल उसकी बिलिंग करते हैं। 3 महीने के दौरान जो रेवेन्यू और जनरेशन का जो कॉस्ट है, जब उसका फर्क आता है तो उसके बाद कंपनीज अपनी पिटीशन फाइल करती हैं कि 3 महीने में हमने जो कलेक्शन की है वो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को भिजवाती हैं कि इतना हमारा रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आ रहा है। सही। और इस हिसाब से हमें पैसे दोबारा सार्फिन से वसूल किए जाने हैं। ये बेसिकली 3 महीने गुज़श्ता है जो कि पे कर चुके हैं, लेकिन उस पर एडिशनल ये चार्जेस हैं। अब उस पर नेपरा ने समात की, नेपरा ने 19 पैसे फी यूनिट के हिसाब से मंजूरी दे दी, नोटिफाई भी हो गया। अभी जो दिसंबर में जो बिलिंग साइकिल लेस्को शुरू कर चुकी है, बाकी डिस्कोज में भी शुरू होगा, इसमें ये बिलिंग की जा रही है 19 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी चार्ज आपसे वसूल किए जा रहे हैं। और मजमूई तौर पर देखें, ये लगते तो 19 पैसे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर कितना 1.25 अरब रुपया की कलेक्शन है जो लोगों के बोझ पड़ेगा, जो सार्फिन को अदायगी करना पड़ेगी। इसलिए सब इसका वाहिद हल जो है वो सस्ती बिजली है, वो लोगों को किसी न किसी तरफ लेकर जाएगी। ये कुछ 2 दिन पहले एक अच्छी खबर थी कि आईपीपीस के साथ जो मुआहदे हैं रिवाइज हो रहे हैं। जी बिल्कुल। उससे पहले भी आई थी कि 4 आईपीपीस के साथ मुआहदे रिवाइज हो रहे हैं। ये ऐसा शगुन है, अल्लाह ताला मौजूदा गवर्नमेंट को इसमें कामयाब करे। ये इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट को कामयाब करे, ये मैं कहूंगा कि ये अवाम की कामयाबी होगी, ये सार्फिन की कामयाबी बराह रास्त फायदा होगा। देखें, जो यूनिट इस वक्त 65 और 70 रुपीज पे चला गया है, अगर यही कैपेसिटी पेमेंट्स वाले और आईपीपीस के साथ आप एग्रीमेंट दोबारा करते हैं कि अभी वो बंद है लेकिन आप उनको पैसे दे रहे हैं, इन चीजों को जब आप रिवाइज करेंगे और वही जो 65-70 रुपए का यूनिट है, अगर वो आप दोबारा 40 रुपए पे लेकर आ जाते हैं तो 50% आपकी बिजली की कीमत ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। और बिजली की कीमत डाउन होने से सिर्फ आपके घर में नहीं फायदा होगा, आपकी इंडस्ट्री पे इफेक्ट आएगा, कमर्शियल सार्फिन पे इफेक्ट आएगा, ट्यूबवेल्स के जो किसान रो रहे हैं आज उन पे इफेक्ट आएगा। ये सारा जो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ये आपकी आम कंज्यूमर की जेब से लेकर और जो मार्केट में सर्कुलेशन चल रही है, पैसा की जो ट्रेडिंग हो रही है, ये उस पर आएगा। इसलिए हमें हुकूमत की इन पॉलिसियों को तो हमें साथ देना चाहिए, लेकिन ये जो हर महीने एडजस्टमेंट्स की मद में लोग आप इजाफी बोझ डाल देते हैं लोगों से, तो जो खुद बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उनके पैसे नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उनका पैसा देना मुश्किल हुआ है। और इस दफा लेस्को की जो रिकवरी टारगेट्स है वो अचीव नहीं हुए। इतने लाइन लॉसेस पे पिछला महीना कोई बात नहीं हुई कि बिजली का खसारा है, चोरी है, नहीं। लेस्को की जितनी मीटिंग्स हुई हैं, सीओ ने जाके इवन सर्कल्स में जाके जो मीटिंग्स की हैं रिकवरी पे की हैं,
और रिकवरी की बुनियाद पर लोगों के डिस्कनेक्शंस किए, एक बिल नहीं पे हुआ बाकी काट दें, ये तो जो पैरेलल चीजें चल रही है, मैं खैर आपसे डिस्कस जरूर करूंगी। अली साई साहब, आपका एक कमेंट चाहिए। बिजली महंगी हुई है, चले गैस तो आप वैसे ही सिलेंडर यूज कर रहे हैं, बिजली महंगी से तो आप मुतासर होंगे ना। को कोई खबर चंगी है ही। मैंने पहले कहा मैं तो अक्सर हमने आपको पता है 12 बजे का एज लाइव देना होता है, तो सिपरा साहब से यही बात होती है, भाई आपकी जोन सी भी खबर होगी टॉप पे ही होगी। या गैस आ रही है, ये भी बड़ी अच्छी स्टोरी है, अगर नहीं आ रही तो ये तो उससे ज्यादा हार्ट न्यूज है ना। बिजली के भी यही हालात हैं, गर्मियों में ये बिजली बेचते हैं, सर्दियों में गैस बेचते हैं। सिपरा साहब, हम जो मर्जी कर लें, हमें ऊपर आने के लिए जोर लगाना पड़ता है। सिपरा साहब के 2 टिकर ही काफी हैं कि बिजली बंद हो गई और गैस नहीं आ रही। मसला ये है कि जो IPPs के साथ मुआहदे हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे तब तक आपकी बिजली सस्ती नहीं होगी। और जिस तरह वो मुआहदे किए गए उस वक्त क्या हालात थे वो भी सबके सामने थे। अब जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह सिपरा साहब कह रहे हैं कि रिकवरी नहीं की जाती और उसका बोझ जो है वो दूसरों पे डाला जाता है, तो इसमें कोताही तो आपकी जितनी भी ये कंपनीज हैं उनकी है, जो उनके हेड्स हैं उनकी है। पहले आपने उस तरह इस पे फोकस नहीं किया और अब जब आपकी रिकवरी नहीं होती तो उसको पूरा करने के लिए आप बाकी सारे सार्फिन पे बोझ डाल देते हैं। ये मेरा ख्याल है ज़्यादती है। अल्लाह करे ये हम ज़्यादती तो पिछले 2-4 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये ज़्यादतियाँ ख़त्म हो जाएं। अल्लाह करे, लेकिन जो हालात है ना बिजली चोरी में, जो लोग मुलव्विस हैं, उससे कैसे पॉसिबल हो सकता है ये चीजें। आपने कहा कि जी इनके अपने मसाइल नहीं हल हो रहे, लाइन लॉसेस का मसला, ये बिजली चोरी वाला मामला रुकेगा तो ये मसाइल हल होंगे। देखें, ये क्रेडिट आपके मौजूदा चीफ जो हैं शाहिद हैदर साहब को देना चाहिए कि मैं इतना अरसा हो गया मुझे ये पावर सेक्टर करते हुए, जिन लोगों पर हाथ डल रहा है पहले नहीं डला। पहली दफा हुआ है कि बिजली चोरी में मुलविस फराइज में गफलत बरतने पर संगीन नौयत की सजाएं सुनाई गई। मेरा ख्याल है इसमें लोगों को टर्मिनेट भी किया गया। इसमें वजीर दाखिला का भी बड़ा मेरा ख्याल उनका बहुत अहम किरदार है। FIA का क्रैकडाउन उनकी हिदायत पे जो हुआ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन होता यह था कि कंपनी की सतह पर अगर इस तरह की कोई चीज सामने आती थी तो वो दबा ली दी जाती थी। यहाँ नहीं है ये। अभी कुछ दिन पहले लास्ट संडे भी मैंने आपको स्टोरी दी थी कि 175 के करीब जो लोग हैं उनको नौकरियों से निकाला गया था। अभी फिर नया आया कि SDO जो है अगर वो बिजली चोरी में मुलविस था तो उसको नौकरी से निकाल दिया। लाइन सुपरिटेंडेंट, उसके साथ मीटर रीडर, ये मतलब एक ही सब डिवीजन के 3 लोग थे, बिजली चोरों के साथ मिले हुए थे, मुआवनत करते थे, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते थे। उसकी बुनियाद पर टर्मिनेशन कर दी है। एहतसाब का रास्ता अभी लेस्को में मौजूद है और शायद इसी CO के ही होते होगा। आइंदा आने वाले CO का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने, मैं हकीकत बता रहा हूं कि पार्लियामेंटेरियंस को अपने दफ्तर से वापस भेजा है। उन्होंने इस बात पे रिफ्यूज किया है कि जो बिजली चोरी में मुलविस बंदा है उनको हम लोग नहीं छोड़ सकते, जो रिश्वत लेने में मुलविस ऑफिसर हैं उनको नहीं छोड़ सकते। और लाहौर के पार्लियामेंटेरियंस जिनको मजबूत तरीन समझा जाता है वो CO के दफ्तर में जाके खाली हाथ वापस आए हैं। इसकी क्या वजह है कि एक तरफ आखिरी बात, एक तरफ जो वजारत दाखिला की जानिब से क्रैकडाउन था, FIA उनकी उसके साथ कार्रवाइयां कर रही थी, उसका भरपूर फायदा मौजूदा CO ने उठाया और उन्होंने कंपनी को सीधा करने की कोशिश की। शायद सिपरा साहब, इससे कोई सीखेगा? क्यों नहीं सीखेगा? चोरी रुकेगी? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक ऐसा ऑफिसर है जिसने ग्रेड 19 में प्रमोट होना था, लेकिन आज वो SDO बना दिए गए हैं, 17 ग्रेड में बना दिया गया। जिनका नाम सीनियरिटी लिस्ट में टॉप पे था उनको इन्हीं चार्जेस की वजह से रोका गया। फिर तो बहुत अच्छी चीज है, फिर वाकई उनकी उनसे एक्सीलेंसशिप छीन ली गई। SDO बना दिया गया। एक इसी तरह कसूर के ऑफिसर थे जो SC होने वाले थे, ग्रेड 19 में जाने वाले थे, आज वो भी SDO बन चुके हैं। ये तनज़लियां, ये सजाएं बुनियादी तौर पर सिस्टम को बेहतर करने के लिए बनाई जाती हैं। ये होना भी चाहिए। देखिए कानून में मौजूद है ना। आज अगर लोगों को सजाएं सुनाई जा रही हैं तो ये पहले भी मौजूद था, पहले नहीं होता था, आज अगर हो रहा है। SDO वैसे सर सिपरा साहब ज्यादा मजबूत है या एक्सीएम? SDO मजबूत है, जिस तरह थाने का SHO होता है। मैं यही आगे कहने लगा हूँ। आना होता ये है कि पटवारी जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी प्रमोशन, और जो इंस्पेक्टर्स हैं वो कभी नहीं चाहते वो DSP हों, क्योंकि DSP का कोई उस तरह रोल नहीं होता जिस तरह डायरेक्ट पब्लिक के साथ उनकी इंटरेक्शन होता है। और जितने लोग यहाँ पे राशि हैं, जिस तरह का सिस्टम है हमारा, वो पता नहीं कब ठीक होना है। वो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी प्रमोशन हो। वो कहते हैं इसी जगह पे हम रहें, चाहे हम रिटायर हो जाएं। रिटायरमेंट पे आपको 1 करोड़ रुपया मैक्सिमम पेंशन मिल जाएगी, आपकी सारी जो इंसेंटिव्स हैं, लेकिन ये एक दिन में इतने पैसे कमाते हैं, तो क्या जरूरत है आपको प्रमोशन लेने की? मसला ये है कि ये वो पता नहीं आप बात कर रही थी पिछले प्रोग्राम में
कि कितने लोगों को करप्शन पे निकालेंगे, आपके डिपार्टमेंट्स खाली हो जाएंगे। तो आपके जिस तरह लाइफस्टाइल हैं, जिस तरह रहन सहन है, जिस तरह आपके बच्चे जो उनसे स्कूल में जा रहे हैं, आपकी जो सैलरी है ना किसी भी सरकारी मुलाजम की, मेरा नहीं ख्याल उससे वो अपना घर उस तरह अफोर्ड कर सकता है। आपके पास कई तो उसके पीछे जो रीजन है वो हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन जैसे ये काविशें की जा रही हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी बीच में काली भेड़ें वो इससे कुछ सीखें और अपना किबला दुरुस्त करें। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, हम अगली खबर की तरफ चल रहे हैं और अगली खबर हमारे पास है जी, पीटीआई दौर में 310 गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदने का इंकशाफ हुआ है। इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए गाड़ियों की खरीदारी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी ना ली गई। 2 अरब 12 करोड़ 23 लाख रुपए हैरत अंगेज तौर पर पेशगी अता कर दिए गए। शाही साहब, है ना, ये बहुत सारे मामला ऐसे सामने आएंगे। अभी तो सारी चीज़ें उस तरह डिग आउट नहीं की जाती हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उस दौर के लगे हुए हैं, वो चीज़ों को प्रॉपर उस तरह डिग आउट नहीं करते। बुजदार साहब ने जिस तरह जो उनकी सर्विस डिलीवरी थी वो आपको भी पता है और वो मुझे भी पता है, सभी को पता है। वो ये अक्सर मैं डिस्कस करते हैं कि मुझे एक पुलिस अफसर ने बताया था, बड़े ग्रेड 21 के अफसर थे, बड़े जिम्मेदार थे और अब रिटायर्ड हो गए। वो कहते हैं कि हम मीटिंग में बैठे थे, बुजदार साहब की पहली मीटिंग में, तो हम चीज़ें बता रहे थे कि ये होम डिपार्टमेंट से अप्रूवल होनी है, ये फेडरल गवर्नमेंट से मिलनी है, ये फलां से, ये फलां से। तो एंड पे कहा कि ये चेयर ने परमिशन देनी है। तो उन्होंने कहा बस साइडों पे देखना शुरू हो गए। तो जब आपके सूबे का जो चीफ एग्जेक्टिव है उसको इतना नहीं पता कि चेयर कौन सी है, किसने अप्रूवल देनी है, तो फिर आपके मामला इसी तरह के होंगे। LWMC की गाड़ियाँ खरीदी गई, जिस तरह पेपरा रूल्स को भी फॉलो नहीं किया गया। आप तो बड़े दावेदार थे कि हमने शफाफियत लेके आनी है, हमने सारी करप्शन ख़त्म करनी है। आप यकीन करें जितनी करप्शन उस दौर में हुई है, जो मैंने देखी है अपनी आंखों से, 2-3 डिपार्टमेंट्स में मैं देखता डायरेक्ट मंथली जाती थी मुख्तलिफ लोगों के पास, और उसमें बाकायदा लोग मंथली इकट्ठे करने वाले भी हायर किए गए थे। तो आपके इतने बुरे हालात थे, इतनी गंदी आपकी सर्विस डिलीवरी थी, आप पता नहीं किस बात पे दावेदार थे कि हमने तब्दीली लेके आनी है। आपके वो जो दावे थे कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराई जानी है, मैं तो बड़ा खुश था, मेरे तो घर के साथ दीवार है, मैं तो कहता था सुबह गवर्नर साहब के साथ ही वाक करेंगे। मेरा वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। आप कहते थे वो करोड़ों नौकरियां देनी है, लाखों घर बनाने हैं, वो कहाँ पे भी सारी बातें याद कोई भी हम तो तभी भूल गए थे जब होनी नहीं एक चीज, कोई क्या याद रखते। आप सिर्फ ये एक ही नारा है इनके पास, इन्होंने जो बच्चों का माइंडसेट बनाया है कि बाकी सब चोर हैं, मैं चोर नहीं हूँ। आपने उनको उस तरह माइंडसेट बना दिया, जब मर्जी आप सड़कों पर खड़े कर देते हैं, अपनी पुलिस के सामने, अपनी फोर्सेस के सामने खड़े कर देते हैं, और वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो मरने मारने तक वो चीज़ें चली जाती हैं। इसके अलावा आपने कोई भी ऐसी काबिल ज़िक्र आपकी कारकर्दगी है ही नहीं। आपने सियासी दहशतगर्दी शुरू की है, आपने सारी जो जितना भी आपका अरसा या अपोजिशन होता है उसमें आप सड़कों पर रहते हैं, गवर्नमेंट को कोई काम नहीं करने देते, आप इसी एहतजाज धरने में एंगेज रखते हैं। अगर कोई बड़ा इस मुल्क में किसी बड़े मुल्क का कोई सदर आने वाला होता है, वज़ीर-ए-आज़म आने वाला होता है, तो आप इस्लामाबाद की सड़कें बंद कर देते हैं। तो ये सारी आपकी कबाहतें हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली डिग आउट की जाएँ तो बहुत सारे ऐसे स्कैंडल सामने आ सकते हैं। शाहिद सिप्रा साहब, देखें ये तो रूटीन की बात है, ये तो बड़ा छोटा सा स्कैंडल होगा। ये कल जो है ऑडिट जो है उसकी रिपोर्ट आई है कि इस तरह होगा, और मेरे ख्याल में इससे बड़े स्कैंडल्स आ चुके हैं कि पंजाब को कौन चला रहा था आपको पता है, किन का नाम लिया जाता है, किस खातून को हमेशा उसमें ठहराया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। ये सब के सामने है। देखें बात यह है कि ये जो बात कर रहे थे ना, ये सारे सियासी नारे थे, ये गुजर गए, ये 90 दिन में ये होगा, वो IMF से लाएंगे, मुंह पे मारेगा या घी या जो भी था वो सारे खत्म हो गई चीजें ना। हम बात करते हैं कि पेपरा रूल्स बेसिकली, और हमारे खजाने जो हम लोग ये टैक्स देते हैं, ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है इसको किस तरह बेदरेक तरीके से इस्तेमाल इसका किया गया। बुनियादी तौर पर आप खरीदें, कोई बात नहीं, आप सरकारी गाड़ियां भी खरीदें, सरकारी बिल्डिंग्स बनाएं, जो मर्जी करें, लेकिन जो आप पर कवानीन लागू हुए उसके अंदर रहकर काम करें, तो फिर तो कोई नहीं आपको पूछने वाला होगा। निकलेंगे उन रूल्स से बाहर जाएंगे तो फिर इस तरह के ऑब्जेक्शन आपके सामने आएंगे।
ये देखिएगा, ये अब इसका ऑब्जेक्शन आ गया, इसका एक और नया केस बनेगा कि इसमें क्या होगा कि आपके ये जो लोग ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं ये बच जाएंगे, ये बच जाएंगे, क्योंकि क्या कहेंगे, क्या ये तो सीएम साहब ने चेयर की मीटिंग, उसमें मंजूरी हुई और हमने उसको भी कर दिया, ये तो उन्होंने उनका था, वो नामंजूर करते तो ना होता। ये उनका जवाब तो है बड़ा क्लियर एजेंसीज के सामने या जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कोई करेगा। अब मुझे बताएं, वो जो प्लस कहते थे और जो भी था बहरहाल, आज वो कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं। आज पार्टी जिस जहाँ पे आ गई है, अगर आप वो बात करें तो आज तो कोई भी कहीं नजर नहीं आ रहा, बड़े बड़े दावे करने वाले। मैं तो ये पिछले कोई 2 दिन से सुन रहा था, 4 दिन से कि मजाकरात, तो मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे ये नजरियात पे कायम रहें, अल्लाह करे कि ये अपना जो इनकी स्ट्रेंथ है इस पे कामयाब करें, अल्लाह ताला इनको मजबूत बनाए और ये मजाकरात पे ना आए। भाई चोर डाकियों से क्या मजाकरात होने, जिन्होंने मुल्क को लूटा उनसे क्या मजाकरात करेंगे आप लोग? नहीं होने चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप कानून के कटहरे में खड़ा हूँ, कानून के कटहरे में आपने जवाब दें, कोई मजाकरात नहीं होता। मजाकरात तो सियासी पार्टीज करती हैं, आप तो सबसे बड़ी सियासी पार्टी हैं, छोड़े मजाकरात को, क्या करना आप लोग? बिल्कुल सही, लेकिन ये कागजी तहकीकात हैं, अगर ये तहकीकात कुछ रंग लेकर आती तो फिर एक स्कैंडल नहीं, फिर बहुत सारे स्कैंडल देखते, बहुत सारे लोगों को आप कटहरे में देखते, बहुत सारे लोगों को आप पता नहीं कहाँ कहाँ देखते। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि कौमी एयरलाइन को करोड़ों डॉलर का नुकसान जो है उसका सामना है। पीआईए के शुबा इंजीनियरिंग इंतजामिया की गफलत सामने आई है। शाहिद सिपरा साहब बता दीजिएगा, अच्छा खासा नुकसान है और इस नुकसान का खमियाजा भुगतते आपकी एयरलाइन के क्या हालात हैं? हम लोग तो निचकारी पे भी गए, लेकिन वो भी नहीं हुई। वो भी इस तरह उसके मसाइल बने कि किसी ने कहा कि हम इतने अरब की ले लेते हैं, किसी ने कहा कि इतने अरब की ले लेते हैं, और शायद पता नहीं कितने अरब उसके बनते थे मालियत, और उसका कोई 1% भी कीमत नहीं लगाई गई। बुनियादी तौर पर एक वक्त था जब हम छोटे हुआ करते थे, उस वक्त पीआईए को किस तरह देखा जाता था, आज से 30-35 साल पहले देखें तो कुछ और रंग में इस एयरलाइन को देखा जाता था। पूरी दुनिया में ये एयरलाइन मशहूर थी, लेकिन आहिस्ता 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 हमारी जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं उसकी ये नज़र होती गई, और आज देख लें कि आज पीआईए को हम और अब सब लोग सिवाय सस्ता टिकट होने के शायद इसको हम ना कहें कि हम इस पे ट्रैवल करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, जो अफोर्ड करते हैं वो आपकी प्राइवेट या दीगर जो कंपनी है, लोगों की इतनी शिकायत। फिर ये हमारी एक पार्टी गुजरी है इक्तदार में, उन्होंने जो इस एयरलाइन को नुकसान पहुंचाया वो सबके सामने है। उनके एक वजीर की एक स्टेटमेंट में पूरी दुनिया में हमें किस तरह जलील करवाया वो सबके सामने सही है। बात है। ये रुसवाई का जो आलम था, बेसिकली ये भी इस एयरलाइन की इस हद तक लाने में एक अहम किरदार उसने भी अदा किया। बात यह है कि ये हमारे इमलाक हैं, हमारे असासाजात हैं, हम लोगों के पैसे से ये सारी कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद नुकसान में गए। पिछले दिन एक सोशल मीडिया पे आई हुई थी कि आपके जहाज़ किस तरह ग्राउंड हुए हैं और वो खड़े हुए हैं, उनको कोई जंग आलूद हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी, जब आप किसी बेसिकली ऑनरशिप होती है, सरकारी गड्डियां पुरानियां हो जाए, खड़ियां हो जाए, तो उन्हें कोई नहीं पूछता है, तो फिर जहाज नहीं उनके साथ करना। ऑनरशिप की बात है बेसिकली। आप ऑनरशिप लेनी किसने? ऑनरशिप ये देखें, मेरी बात सुने, आज ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, इनके चाहे सीईओ हैं, ऑफिसर हैं, एमडी हैं, जो भी हैं, अगर ये पीआईए है तो वो है। बिल्कुल आपने सही कहा। उनके खानदान अगर आज चल रहे हैं, उनके बच्चे अच्छी जगह पे जेर तालीम है, उनको टिकट की मुफ्त सहूलियात अगर मुयस्सर हैं तो पीआईए की वजह से है। तो ये सारी सहूलतें अगर उनको मुयस्सर हैं तो ये एक ऐसी बॉडी मौजूद है, उसकी बुनियाद पर अगर उसकी ऑनरशिप ही आप नहीं लेंगे, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ आज, अगर मुझे कुछ 4 लोग जानते हैं या मेरे साथ कोई अच्छे तरीके से कोई बर्ताव करता है, तो शायद इस बिल्डिंग का जो है उसको मेरे साथ ये मुंसलिक है, तो उसकी बुनियाद पर है। सही कह रहे हैं। और इसकी अगर ऑनरशिप नहीं होगी तो अल्टीमेटली हर चीजें हाथ से निकल जाएंगी। यही होता है कि इदारों को जब उनकी ब्यूरोक्रेसी बिलखसूस और उनके जो लोग हैं वो उसको ऑन करना शुरू कर देते हैं तो फिर इदारे तरक्की करते हैं। लेकिन यहाँ मुसलसल तनजली हुई है पीआईए को, तो पिछले 2 दहाइयों 3 दहाइयों से कोई अच्छी खबर नहीं आई बाकी से। लेकिन अब 7 तैयारे अगर ग्राउंड हो जाते हैं, ऑपरेशन तो मुतासिर होगा, कितना नुकसान पीआईए को खुद भुगतना पड़ेगा ना। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इनकी जो एचआर है वो जरूरत से कई गुना ज्यादा है। अभी कल परसों मैंने सईद की खबर पढ़ रहा था कि कितने जो इनके मुलाजमीन हैं वो दूसरे ममालिक में गए और वहाँ से स्किप हो गए। एक तो ये सबसे बड़ी बदनामी का बायस है कि आपके सरकारी मुलाजिम किसी ड्यूटी पे जाते हैं और वहाँ से वो स्किप हो जाते हैं। दूसरी बात ये है
कि जितने भी बड़े हमारे सरकारी अदारे हैं उसमें जो भर्तियां की गई हैं आज उसके खमियाजे हम भुगत रहे हैं। और जिस तरह उनकी सैलरीज हैं, आप यहाँ पे प्रोग्राम में 2 सीट्स हैं और अगर यहाँ पे 10 बंदे बिठा देंगे तो आपका प्रोग्राम खाक चलेगा। बिल्कुल सही कहा। तो जो चीज़ें बनती थी उससे कई गुना ज़्यादा लोग भर्ती कर दिए गए, फिर आपने अपनी जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन नहीं किया गया। वो मैं ये खबर में पढ़ रहा था कि जो त्यारा ख़राब हुआ है उसके पुर्जे उतार के दूसरे त्यारे को लगा दिए गए हैं ताकि वो चलता रहे। मैं तो अभी पिछले दिनों उमरा से आया हूँ तो रास्ते में 3 दफ़ा उन्होंने कहा कि आपकी फ्लाइट ना हमवार हो रही है, बेल्ट बांध लें। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो ये डंग टपाओ पॉलिसी ना, एक वो सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई है कि वो एक मर्द है उसने वीडियो बना के अपलोड किया कि यही कि जहाज में बैठ जाए तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि घर का माहौल है, चेयर्स टूटी हुई हैं। जो एयर होस्टेस नहीं, अगर ये इम्पैक्ट रहा तो आपके मुल्क की बदनामी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपकी कहते हैं कि ये एयरलाइन से लोग सीखते थे, वो इसको एडमायर करते थे कि इतनी ज़बरदस्त इनकी सर्विसेज थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं, हमारी चीज़ें ख़राब होती गई, हमारे अदारे तनाज़ली की तरफ जाते गए। जिस तरह सिपरा साहब वो बात कर रहे थे बिजली के हवाले से, फिर आप ये रेलवे को देख लें, आप इसको पीटीवी को देख लें। बेसिकली सही साहब ये चीज़ें ना जहाँ पर पब्लिक डिलीवरी ख़राब होती है ना वहाँ पर आपके मुल्क की बदनामी का जब चीज़ें बाइस बनती है ना वहाँ आकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। और कितनी देर वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी बड़े अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं। दिल की बीमारियों के वाले से बहुत सारी टर्म्स आपने सुन रखी होंगी। हार्ट अटैक का हो जाना, दिल की शरियानें बंद हो जाना, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। एक टर्म जिसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं वो है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। होता क्या है, इसकी वजूहात क्या होती है? एकदम से जो हम सुनते हैं ना फलां को हार्ट अटैक हो गया, वो जो आपने सुना है ना दिल टूट जाना, बहुत सारे लोगों का इश्क में नाकामी पे भी दिल टूटता है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि बड़े वो होते हैं ना सेंसिटिव से होते हैं, तो वक़्वात लोगों से ज़्यादा लगा लेते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ हादसात ऐसे हो जाते हैं कि वो जो बेचारे छोटे दिल के होते हैं तो ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। फिर कुछ ऐसे हादसात जिसमें एक्चुअली बराह रास्त आपका वाकई ही दिल टूट जाता है। तो ये दिल का टूटना होता क्या है, ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या वाकई बहुत सीरियस कंडीशन है? ख़वातीन में इसकी शरह क्यों ज़्यादा है, ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी। कार्डियोवैस्कुलर सर्जन है जी डॉक्टर अताउल्लाह खान नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या है ये? शदीद सदमे में दिल का टूटना। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम को मेडिकल टर्म में हम स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी दिल के पट्टों का सूजना होता है। ये एक मेडिकल टर्म जापान में ये 1990 में कुछ खवातीन में एक ऐसा अमराज हुआ था जिसका उन्होंने कहा था कि टाकोसुबो सिंड्रोम। टाकोसुबो सिंड्रोम क्या था कि ये इनके मछेरे थे, फिशरमैन थे, जो उनका एक पॉट होता था, एक घड़ा होता था जिससे वो मछलियां पकड़ते थे। तो उस पॉट का नाम, वो पॉट को टाकोसुबो कहते थे। तो इस बीमारी का नाम, क्योंकि इसमें दिल का जो लोअर पोर्शन होता है वो घड़ी की तरह फूल जाता है। तो ये है क्या कि आप इतने एंशियस हैं, आप इतने मेंटली स्ट्रेस में हैं कि आपकी बॉडी में सारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे। वो क्या होते हैं स्ट्रेस हार्मोन? वो एड्रेनलिन होते हैं, नॉरएड्रेनलिन होते हैं, एपिनेफ्रिन होते हैं। और वो जब रिलीज होंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म बना देंगे। और वो डिफेंस मैकेनिज्म जो आपकी खून की शरियानें जो दिल को खून का सप्लाई पहुंचाती है उसको वो कंस्ट्रिक्ट कर देगी, उसको वो थोड़ा पतला कर देगी और उससे खून की सप्लाई कम होगी और उससे आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। तो खवातीन में यही कि जो पोस्ट मेनोपाजल खवातीन होती हैं उनमें, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन एक ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था खवातीन में जो आपकी इस वेज़ोकंस्ट्रिक्शन से आपको बचाता है, लेकिन क्योंकि उसमें वो हार्मोन नहीं होता खवातीन में तो उनको ये ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए बात यह है कि इसकी अलामात वैसी ही हैं जो एक दिल के दौरे की अलामात हैं। अच्छा, वो यानी आपकी छाती में दर्द होना, आपका सांस का फूलना, आपको बेहोश होना, ये वही अलामात हैं।
और इसके लिए हमने वही इन्वेस्टिगेशन करनी है जो हम एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हमने ईसीजी करनी है। ईसीजी में वही फाइंडिंग्स होंगी जो आपकी एंजाइना में, जिसको हम दिल की शरियानों का शुक्राना कहते हैं, उसका एंजाइना में एग्जैक्ट वही फाइंडिंग्स होनी है। इसमें एको में दिल के पट्टों की कमजोरी होनी है। आपकी जो कार्डिक एंजाइम है, जिसको हम कहते हैं कि दिल के खून के कुछ एंजाइम होते हैं जो दिल के दौरे पे के टाइम पे ये एक्सक्रीट होते हैं, तो वो एंजाइम भी रेज्ड होंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये वो पेशेंट हैं सारे जो यंग पेशेंट हैं, वो पेशेंट हैं जिनको पहले दिल की तकलीफ कभी नहीं हुई। हमने बहुत बार सुना कि एक ऐसा पेशेंट था जो फॉर एग्जांपल घर में कोई अमवात हो गई, कोई इतना क्रिटिकल टाइम आ गया, किसी की डिवोर्स हो गई, किसी का, कि वो बंदा कुछ अरसे इतना स्ट्रेस में था कि ऑल ऑफ सडन उसको दिल का दौरा पड़ा। यानी किसी के बच्चे की वफात होती है अनफॉर्चुनेटली, और 5-6 घंटे बाद उसके वालिद की या उसकी वालदा की वफात हो जाती है। तो टेक्निकली दैट्स जो नॉन टेक्निकल फॉर्म में हम कहते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, बट टेक्निकली इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जैसे मैंने कहा है। तो हमने ईसीजी भी करनी है। जो हमारी फाइंडिंग्स हैं जिसपे हमने जिसने हमने बताया है, मैंने ऐसे कहा कि 1990 में जापान में उन्होंने ये देखा कि एंजियोग्राफी में इनकी सारी जो दिल की शरियानें थी बिल्कुल नॉर्मल थी। सही। लेकिन जब इन्होंने एक एलवी एंजियोग्राम होता है, वही एंजियोग्राफी में एक टेस्ट होता है जो खून की शरियानों से किया जाता है, उसमें ये इन्होंने देखा कि जो एपिक्स ऑफ द हार्ट है, जो दिल का सबसे नीचे वाला कोना है, वो फूल के घड़े की तरह बना हुआ है, पॉट की तरह बना हुआ है। तो डेट इज कि वही हमारा एक डायग्नोसिस है कि उसी की बना पे हम कह सकते हैं कि इस बंदे को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हुआ है या स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी हुई। अब जहां तक हम ट्रीटमेंट की बात करें, इलाज की तरफ में आने वाली थी कि क्या इलाज है इसका? ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ही है जो एक मेडिकल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट होता है कि आपने खून पतला करने वाली दवाइयां देनी है। 2 के मरीज की दिल की शरियानें तंग नहीं है, आपने दिल के पट्टों को मजबूत करने वाली दवाइयां देनी है, आपने दिल की धड़कन को स्लो करने वाली दवाइयां देनी है। तो इसमें जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो लोग कि आपके जो रिस्क फैक्टर हैं, अगेन मैं वही बात करूंगा, मैं वही पूछने वाली थी कि प्रिवेंशन के पेश नजर फिर क्या करना है हमें। मैं ही समझता हूं कि अगर क्योंकि मैं जो दिल की बीमारी के जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, शुगर भी आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, जिसमें स्ट्रेस भी आ जाता है, जेनेटिक भी होता है क्या? एग्जैक्टली जो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अगर हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा है जो डिप्रेस है, खा उसकी कोई वजूहात भी हो, उसकी वजूहात खा वो फैमिली इश्यूज आपके चल रहे होते हैं, कारोबार के इश्यूज चल रहे हैं, जॉब से रिलेटेड फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, और अगर उसका ये डिप्रेशन या उसकी एंजाइटी आप समझते हैं कि 3 महीने से ज्यादा बढ़ गई ही है, तो खुदारा आप उस बंदे के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक की हेल्प एवेल्यूएट करें ताकि वो बंदा इस प्रॉब्लम से बच जाए। बाकी जो हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर की एलिमिनेशन है कि आपने प्रॉपर वॉक करनी है, आपने प्रॉपर शुगर कंट्रोल करना है, आपने डाइट अपनी कंट्रोल, वो आपने उसको कंटिन्यू रखना है। सही। खवातीन में इसके चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं? मैंने पहले भी कहा है कि इसमें जो पोस्ट मेनोपॉजल खवातीन होती हैं कि जो बुजुर्ग हो जाती हैं, उनमें कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो खवातीन में उस एज में नहीं होता। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन एक बहुत बड़ा एक डिफेंस मैकेनिज्म है खुदा की तरफ से ना, और वो नहीं होता तो इसमें ये है कि ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें कि 70% खवातीन ज्यादा इफेक्ट हुई हैं जापान में, और मर्द ओनली 30% थे। अच्छा। तो रीजन यही समझाती है कि यही एस्ट्रोजन हार्मोन ही है जिसकी कमी की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि यंग खवातीन में ये नहीं पाया गया। ठीक है। अच्छा जी, ये डायरेक्टली जो हमारी टेंशन है, ये दिल का टूटना जो है, ये हार्ट अटैक की वजह भी बन जाती है? एग्जैक्टली। इसमें यह है कि ये वक्ती तौर पे जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जिस्म के कुछ सिक्रीशन रिलीज होते हैं, वो आपकी वक्ती तौर पे आपकी दिल की शरियानों को सिकुड़ देते हैं। अगर एक नॉर्मल दिल का मरीज है तो उसकी एक नाली में तंगी होगी, उसकी 2 नाली में। इसकी जो नाली की नाड़ी सिकुड़ेगी, वो 4 की 4 नालियां एक ही बैकवक्त में सिकुड़ जाएंगी, और दिल के पट्टे जिनकी नॉर्मल ताकत 55 से 75% है, वो ताकत अगर उसमें 2, 2.5, 3 मिनट तक फ्लो से ही प्रॉपर ना गया तो वो ताकत 30-35% रह जानी है। ट्रीटमेंट में वही है कि आपने एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है इन पेशेंट का, कि आपने जैसे
दिल के पट्टे, कमज़ोर पट्टे के मरीजों का ट्रीटमेंट करना होता है तो इसमें आपने वही करना है। क्या एक अच्छा खासा हेल्दी इंसान भी इस तक पहुंच सकता है? एग्जैक्टली। और हमारे नॉर्मल लाइफ रूटीन में हमने देखा है कि एक ऐसा बंदा ना वो स्मोकिंग करता है, अच्छा। वो रेगुलर वॉक करता है और एक रेगुलर अच्छी खूबसूरत लाइफ जीता है, एक बैलेंस लाइफ जीता है, और ऑल ऑफ सडन हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक से फौत हो गए। तो यही रीज़न है कि इसमें कि यही वजूहात बनती हैं कि वो जो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन है, दिल की नालियाँ स्ट्रेस की वजह से, जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होती हैं और दिल पे दबाव डालती हैं, तो उस पर ये बंदा ही हो जाता है। फिर तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखते हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं, फिर इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ना। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की जहाँ बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हार्ट पेशेंट की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। सो इससे बचना कैसे है? हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? किस एज से आपको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ प्रॉपर तवज्जो देनी है? जो मेल की जो कट ऑफ एज है, वो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर वो 40 साल से बढ़ चुके हैं मेल, तो उसको दिल की बीमारी होने के चांसेस हैं। फीमेल में ये कट ऑफ एज 55 ईयर है। एक कॉन्सेप्ट है कि फीमेल में दिल की बीमारी स्लो आती है, और ये बात सही भी है। एनी हाउ, अगर आप मर्द हैं और अगर आप 40 साल से ऊपर हैं, अगर आपकी फैमिली की, आपके वालिदैन में किसी को 60 साल की उम्र से पहले दिल की तकलीफ हुई है, तो यकीनन आप में 50% चांस है कि आपको ये दिल की तकलीफ होनी है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। एक वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन था, ये था कि वॉच योर वेस्ट, कि आपने अपने मोटापे का ख्याल रखना है कि अगर आप खातून हैं तो आपकी वेस्ट 32 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप मर्द हैं तो ये 36 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपने अपना बॉडी वेट भी रखना है, आपने अपनी डाइट, अपनी मुरगन ग़िज़ाएं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस सिनेरियो में अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर एक पेशेंट जो स्ट्रेस में है, मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, एक आपकी डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। डिसिप्लिन लाइफ में कम से कम अगर आप हफ्ते में 6 दिन वॉक करते हैं तो आपने 30 मिनट वॉक करनी है रोजाना। अगर आप हफ्ते में 5 दिन वॉक करते हैं तो आपको कम से कम 45 मिनट वॉक करनी है। आपने ये बात समझनी है कि आपने खुदा पे यकीन रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रेस लेवल के लिए। आपको अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। नॉर्मल वे ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाट ही इज। पॉजिटिव रहेंगे, मुस्बत सोचेंगे, आपकी जिंदगी भी अच्छी रहेगी, आसान भी रहेगी। थैंक यू सो मच आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 16 दिसंबर है, जिनकी बर्थडे उनको हम विश करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लिस्ट की तरफ आए। बहुत ही स्पेशल बर्थडे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और सीनियर कैमरामैन हैं जी सिटी न्यूज़ नेटवर्क के गुलजार अहमद साहब, जिनकी आज बर्थडे है, उनको हम विश करना चाहेंगे। गुलजार साहब, आपको सालगिरह की बहुत ढेरों मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन जी। हम आगे बढ़ेंगे और अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जो कि है आज के भाव। अच्छा जी, हमारे रिपोर्टर तलहा इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद हैं। संडे के बाद अक्सर लोग बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे होते हैं, क्योंकि संडे को लोग खरीदारी के लिए जाते हैं तो इतना शिकायत तो कम बार होता है जी। कल फलां सब्जी इतने में मिली, बाकी दिनों में रूटीन में कंट्रोल होती हैं कीमतें, लेकिन क्योंकि संडे को लोगों का ज़्यादा बाज़ारों में जाना होता है, इस वजह से महंगाई ज़्यादा हो जाती है। तो आज की सूरत हाल क्या है जी, तलहा से जानेंगे। ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, सब्जियों की जो सरकारी नर्कनामे के मुताबिक जो रेट्स हैं उनमें और ओपन मार्केट में जिन रेट्स पर सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं और उसके साथ फल फ़रोख्त किए जा रहे हैं उनमें खासा फ़र्क देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं तो सरकारी जो कीमत आलू की है वो 88 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर 150 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। प्याज की दर्जा अव्वल की कीमत 135 रुपये मुकर्रर की गई है, जो कि 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 150 रुपये है, वो भी 170 के करीब जो कि फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 345 के बजाय 450, जबकि लहसुन की कीमत 570 रुपये है, जो कि ओपन मार्केट में 630 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की कीमत 190 रुपये है, जो कि 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की कीमत की अगर बात करूं तो 95 की बजाय 140 रुपये। बैंगन की जो कि कीमत 40 रुपये सरकारी नर्कनामे पर है, वो जो कि 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैं दूसरे फलों की बात करूं तो दर्जन केले जो कि 130 रुपये फ़ी किलो फ़ी दर्जन फ़रोख्त किए जाने थे, वो 150 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अमरूद 110 के बजाय 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सेब की कीमत सरकारी नर्कनामे पर 240 रुपये है, जो कि 350 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। पपीता 235 रुपये है, वो भी इस वक्त 350 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि खजूर 420 रुपये है, जो कि 500 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। जो शहरी हैं, जो गाहक हज़रात हैं, उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाअहली की वजह से ये जो प्राइस पर कंट्रोल है वो नहीं है, जिसकी वजह से जो दुकानदार हज़रात हैं वो 10, 20 और 30% तक जो कि इजाफी रकम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगेन लोगों की वही शिकायत है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इस महंगाई को कंट्रोल किसने करना है? आपकी इंतज़ामिया ने करना है, आपके इसी साहिबान ने करना है जिन्होंने जाना है, चेक एंड बैलेंस रखना है मुख्तलिफ मार्केटों में जाकर, जिनकी रिस्पॉन्स ये है। अब क्या करें जी, आवाम की परेशानी है और वो हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। सब्जियों की कीमतें हों, फलों की कीमतें हों, अशिया ज़रूरियात, दूध, दही, और इसके साथ साथ आटा, जो कि रूटीन में सब लोगों ने खरीदनी है। लोग खासे परेशान हैं। इस पर प्लीज़ इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर नज़रसानी करें। 16 दिसंबर की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। अब्दुल मन्नान साहब की बर्थडे है, सब बतूल की बर्थडे है, जाहिद और पत्रस अब्बास की बर्थडे है, अब्दुल हादी, तारिक खान, राना शाहिद अली, हसनैन वहाला, और इसके बाद जी एहसन इरफान की सालगिरह है, इर्तज़ा भट्टी, असद महमूद, और उसके बाद मोहम्मद बिन जुहेब, और किबला कासिम अली काज़मी साहब की बर्थडे है जी, जो कि रहनुमा शिया उलमा काउंसिल हैं। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
तो इसी तरह से हम आपकी बर्थडे को भी स्पेशल बना सकते हैं। आपने करना क्या है, अपना नाम और अपने पिक्चर्स हमें भिजवा दें अगर आपकी कल सालगिरह है, और सिर्फ कल जिन लोगों की सालगिरह है, क्योंकि वो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी 17 तारीख को सालगिरह तो कल के प्रोग्राम में आपके पिक्चर्स शामिल कर ली जाएंगी, क्योंकि जिनकी सालगिरह 17 को है सिर्फ वही पिक्चर्स शामिल की जाती हैं। अगर 18-19 को है तो आप वेट करें और अगले दिन आप भिजवा दें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। तो नाज़रीन, हमने जाना है ब्रेक की तरफ, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या होता है, आपको घर बैठे अपडेट रखें। अगर आप बाहर कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको हम मूवी के वाले से भी अपडेट कर देते हैं, रेट लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, ताकि वो तमाम मालूमात जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो हम अपने शो के थ्रू आप तक पहुँचाएँ। सो इंशाल्लाह ये सिलसिला हम इसी तरह से जारी रखेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। छोटा पैकेट बड़ा धमाका तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको उसका अमली मुजाहिरा भी दिखा देंगे। आज के हमारे मेहमान हैरान कुन हद तक जो है वो जो डिफरेंट हैं, वो आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग भी मेरी बात को सेकंड करेंगे, क्योंकि इनके माशाल्लाह से कारनामे हमारे सामने बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज के छोटे साइंटिस्ट क्या कमाल महारत रखते हैं वो हम उन्हीं की ज़ुबानी आपको दिखाएंगे। जी, हमारे साथ मोहम्मद अयाद मौजूद है जो कि छोटे साइंटिस्ट हैं, और उनकी मदर जो कि माशाल्लाह से मैं अभी देख रही थी ऑफ कैमरा, जिस तरह से वो नज़र आ रहा था कि तमाम काबिशें उन्हीं की हैं। सो अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है जी। आप मोहम्मद अयाद की मदर से थोड़ा सा पहले मैं इंटरव्यू लूंगी, फिर आएंगे इसकी तरफ, इसके कारनामों की तरफ। क्या एज है इनकी? ये अभी माशाल्लाह इसी मंथ 5 इयर्स के हुए हैं। 5 साल के हुए हैं। 5 साल। और कारनामों का आगाज कितने साल से हुआ, जरा ये भी हमें बताएं। ये 1.5 साल से माशाल्लाह से इसने शुरू किया था। रिकॉर्ड इसका पहला इंडिया में बना था, और उसके बाद ऑनवर्ड मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कनाडा, अमेरिका, फिर जापान, बैंकॉक, इसी तरह यूके, अमेरिका, सो अराउंड द ग्लोब इसने काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए। कैसे, मतलब एक छोटा सा बच्चा ये कैसे कर सकता है? आपकी हेल्प रही इसमें? नहीं, इसमें इसका IQ ज़्यादा रहा था, क्योंकि ये मेरा मतलब 4th बेटा है जो है, इस लिहाज से हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर हमने उस तरह से तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इसमें सलाहियत थी, सो ये इर्द गिर्द से ज़्यादा सीखता है, ये एक्सप्लोर करता है, सराउंडिंग से सीखता है। मतलब आप ये इसको बिठा के कहेंगे ये पढ़ लो तो ये इस तरह का बच्चा नहीं है। अच्छा। सो ये खुद जो कहते हैं ना कि खुद से तजर्बात करके सीखता है। इस एज में तो बच्चे बड़ा होते हैं ना, लापरवाह से, खेलने की, खाने पीने के शौकीन होते हैं। सो इसकी क्या शौक है, हॉबीज इसकी क्या है? इसको प्लांटिंग का बहुत शौक है। सो एवरीडे सीड्स को हम डिग करते हैं, इसने वो प्लांटिंग करनी होती है। इसके बाद इसको एक्सपेरिमेंट्स का बहुत क्रेज है। मैग्नेट्स कह रहे हैं, मैग्नेट्स का भी बहुत शौक है। सो मैग्नेट्स का भी बताएंगे, उसके साथ भी आजकल तजर्बात चल रहे हैं। हाँ, ज़बरदस्त। सो ये मैं अपने नाजरीन को ज़रूर दिखाना चाहूँगी। एक मेडल तो अयाद ने पहन भी रखा है, और ये इतने सारे मेडल्स मोहम्मद अयाद ने हासिल किए, और 5 साल की उम्र में। अगर 5 साल की एज में ये सब है तो आगे तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, बहुत सारी लंबी उम्र दे, बहुत सारी ढेरों कामयाबियाँ दे। अयाद, क्या करना चाह रहे हो आप? बड़े होके क्या बनना है? साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। साइंटिस्ट बनना है। क्यों, और क्यों नहीं कुछ बनना चाह रहे? लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। सो व्हाई जस्ट साइंटिस्ट? शौक नहीं लगता। अच्छा। सो मुझे ये बताइए, इतने सारे मेडल्स कैसे हासिल कर लिए? मैं हार्ड वर्किंग हूँ। मैं हार्ड वर्किंग हूँ। ओह, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। हार्ड वर्किंग है, और हार्ड वर्किंग अगर, अच्छा मुझे ये बताइए, साइंटिस्ट बनना आप चाह रहे हैं, सो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूं? जी। चलें जी, हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जी, मुझे ये बताएं कि हमारे लिवर का फंक्शन क्या होता है? Liver, one, it produces glucose to our brain. Second, it produces bile to our small intestine. Third, it produces bile. वाह वाह वाह। सर्कुलेशन क्या होती है? There are 2 types of our circulations. One is so there are 2 types of our circulations. One is so one is the one-sided circulation, which is only in fish, and 2-sided circulation is also in human.
Zabardast, really great. How many joints in human body? How many joints in human body? There are one is pivot joint, ball socket joint, candyloid joint, plane joint, and hinge joint. Stomach का function क्या होता है? It is our grinder of our body and it grind food. अच्छा, spine में हड्डियाँ बताएं कितनी होती हैं? Cervical vertebra, thoracic vertebra, lumbar vertebra, sacrum and coccyx. How many are there? What is the number of that? How many are there? Numbers. There are, and one is also. What is that? One more spine is there before cervical vertebra. What is that? There, over here. Yes. Over here. Okay. Which one? That's Atlas. What is the role of Atlas, our kidney? Atlas. Oh, good. Yeah, Atlas. What is the role of our kidney? Huh? What is the role of our Kidney का function क्या होता है? Kidney's function is that people think that it just takes urine toxic. It has many more functions. One, it gives DNA to our. No, one, it gives the vitamin D to our bones. Second, it gives the. So second, it gives the. It helps. So it gives the blood pressure to our. Good. Over. Yes, good. Good, good. अच्छा ये रेटिना में क्या होता है जो हमें कलरफुल से शेड्स नजर आती हैं? Retina have cones and rods. So cones and rods. As first the picture goes to our brain backwards, then the brain corrects it. Good, good. अच्छा मैं कुछ ये पिक्चर्स के बारे में आपसे पूछूं जो मेरे सामने पड़ी हैं? ठीक है, मुझे बता दें। पीरियोडिक टेबल है जो हम मैट्रिक में करते हैं, तो ये उसके सामने फार्मूला है, सो वो देख के तो ही कैन टेल द नेम कि एक्चुअली नाम क्या है। चलिए मैं इनको दिखा देती हूँ ना। I can see from backwards. No, it's okay. So what is Hafnium. Oh, and this one. Dubnium. Good. And this one. Vanadium. अरे वाह वाह वाह, मुझे ये बता दें कि कौन इसको सारा गाइड करता है, क्योंकि घर का इन्वायरमेंट और वो बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। बच्चे तो हम आजकल के देखते हैं 5 साल की उम्र के वीडियो गेम्स, मोबाइल फ़ोन, सो किस तरह से इसकी डे रूटीन क्या है? अच्छा, इसकी रूटीन ये है कि ज़्यादा ये अपने भाइयों के साथ क्योंकि खेलता है तो इसलिए, और ज़्यादा जो है वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लेता है। जी जी आप मेरे से बात कर ली याद, आप मुझे बताएं। मैं शॉप भी खेलता हूँ। हाँ। तो वो साथ साथ करेक्ट कर रहा है ना कि भाई मैं चीज़ें भी ये कर रहा हूँ। तो शॉप खेलता है, डिगिंग इसको बहुत पसंद है, साइकिलिंग इसको बहुत पसंद है। तो मतलब इसकी रूटीन ज़्यादा हमने इसको स्पोर्ट्स की तरफ रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू पढ़ाई की तरफ। स्कूल अभी क्यों नहीं इसका एडमिशन? स्कूल काफ़ी स्कूलों से बात की, लेकिन वो ये कहते थे कि क्योंकि इसकी ग्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब साइंसेज इसकी हायर लेवल की हैं, मैथ जो है वो 3-4 ग्रेड का है, इसी तरह से इसके मतलब इंग्लिश है, तो इसलिए आप किसी एक क्लास में इसको वो नहीं कर सकते। और अगर आप किसी ग्रेड 2 या 3 में रखते हैं तो उसमें 8-9 ईयर्स के बच्चे होते हैं, तो वो कहते हैं कि बुली है, तो मेंटल हेल्थ सारा कंप्रोमाइज्ड होती है। तो व्हाट्स योर प्लान आपके लिए? मतलब ये तो आसानी होनी चाहिए थी, आपका तो बड़ा प्राउड है, और आपको स्कूलिंग में फिर क्या डिफिकल्ट, क्या प्लान है? अच्छा, ऐसे बच्चों के साथ जो सबसे बड़ा हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है ना कि सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं है। सोसाइटी एक्सेप्टेंस इस लिहाज से नहीं है क्योंकि आप देखें कि लोग जो है ना नॉर्मल बच्चा नहीं समझते। आप देखें दिल तो बच्चा है ना, सो आप कहीं पे भी जा रहे हैं, एवरीबॉडी वांट्स हिम टू बी वेरी मैच्योर प्रोफेसर सॉर्ट ऑफ थिंगी। तो आप इतने से बच्चे को आप ये नहीं कह सकते कि आपने प्रोफेसर की तरह बैठना है। उसने ही हैज़ हिज ओन लाइफ ना, तो उसने वो भी इंजॉय करनी है, उसने जंप्स अराउंड भी करना है, उसने चीखें भी मारनी है, उसने चीज़ें भी करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी ऐसे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देती है। वो कहीं पे भी हम जा रहे होते हैं तो उनको ये होता है कि ये बच्चों की तरह एक्ट ना करे, ये मैच्योर एक्ट करे। Exactly. और हम लोग इस चीज़ पे हैं कि इसके साथ मेरी स्टैंडिंग ये है कि आपने वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, ठीक है, इसमें आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आप मतलब किसी को बच्चों की लाइफ तो होती भी ऐसी है। हाँ, बदतमीजी नहीं अलाउड, भाई कह रहा बदतमीजी अलाउड नहीं है। ग्रेट, रियली गुड। बच्चों को इस इतनी एज में इसको ये भी पता है कि ये अलाउ नहीं है। अच्छा, बाकी बच्चे भी क्या इतने ब्रिलियंट है आपके? नहीं, वो असल में हमारी फैमिली में, मेरी मेका वाली साइड पे हर फैमिली में एक बच्चा गिफ्टेड है। बाकी मतलब इंटेलिजेंट हैं, दे आर टॉपर इन द क्लास, बट वो मतलब जीनियस की कैटेगरी में नहीं आते। अपने स्पेलिंग बी में वो टॉपर हैं, दूसरी चीज़ों में, अपनी एक्टिविटीज़ में वो एक्सेल्ड हैं।
लेकिन मतलब वो एक कहते हैं ना कि गिफ्टेड की कैटेगरी है, वो उसमें नहीं आते। व्हाट इज दिस यार? Spinner. सो क्या करते हैं आप इससे? क्या रोल होता है इसका? I'm working on Newton's first law. I'm working on Newton's first law. वाह, अच्छा मुझे बताएं, क्या मुझे ये बताएं, घर में जब आप चीज़ों को देख रहे होते हैं क्या सोच रहे होते हैं? मतलब हर चीज़ आप एक साइंटिस्ट वाली नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल। सुबह आपने क्या बनाया? Magnetic robot. मैग्नेटिक वाह। रोबोट। और No, सुबह hurricane. मशीन इसने बनाई, उसके आगे स्पून लगा के मोटर के आगे, और उसको पानी में रख के, और इसने, और हमें हर टाइम ना इसके थोड़ा सा सर पे रहना पड़ता है क्योंकि तजर्बात कर रहा होता है ना, तो आपको डर होता है कि कोई ऐसी करंट वाली Obviously, चीज़ है, कुछ बिल्कुल, ऐसा है, तो वो बिल्कुल। बड़ी मोटर फैन की लेके इसने उसके आगे इसने स्पून लगाया, और उसके बाद इसने हॉरिकेन यानी ये तो आपको सारा दिन हैरान करता रहता वो होगा। उसमें ये होता है कि हमें इसके हर टाइम सर पे रहना पड़ता है। सही। सो ये जो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं जी, आपके जी। आगे, ये सब चीज़ें इसके इंटरेस्ट की हैं, ये इसके इर्द गिर्द आप इसमें बड़ा मेरे ख्याल से हेल्पफुल होंगी। इसमें मेरा रोल इतना है कि मैं इसको एक वो कहते हैं ना खुशहाल बच्चा के करो, जो करना है करो। सम टाइम ये क्या करता है कि मसाले वगैरह किचन से लेके ना उनको पानी में घोल देता है। उसके फादर कहते हैं कि यार क्या कर रहा है ये ना, मतलब देखो तो सही। तो आई ऑलवेज से कि लेट हिम एक्सप्लोर, मतलब ऐसे नहीं है कि आप इसको आप बाउंड नहीं कर सकते, आप इसको ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद ये ना करो, मोहम्मद वो ना करो, तो आप जो है उसको करने देते हैं। हाँ, लिमिटेशंस हैं कि वही इस वाली बात की बदतमीजी अलाउड नहीं है, अदर देन दैट ही इज ओपन टू एवरीथिंग, जो दिल करता है करो। सही। सो किसको क्रेडिट देना चाहोगे आप? कौन ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, मामा बाबा? मामा। वाह, अच्छा जी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक वो मिसाल मौजूद है, बच्चा जो भी स्कूल नहीं गया लेकिन माशाल्लाह उसके ख्वाब इतने बड़े हैं, माशाल्लाह वो ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का अज़्म रखता है। पेरेंट्स को बच्चों को लेके कैसे चलना है, मैं थोड़ी सी गाइडलाइन आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से अपने बच्चों को आपको लेके चलना है, कैसे पता चलता है कि आपके बच्चे में कुछ अलहदा है? अच्छा, हर बच्चे में देखें, अब मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चा गिफ्टेड है, लेकिन हर बच्चा किसी टैलेंट के साथ ज़रूर पैदा होता है। वो स्पोर्ट्स में हो सकता है, वो कुरान से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपना ट्रैक एक तरफ रखते कैसे हैं। करना है कि आपके बच्चे में स्पेशल क्या, आपको कब पता चला? मुझे तो क्योंकि इसका ये था कि बिल्कुल बिहेवियर इंटायरली डिफरेंट था फ्रॉम द स्टार्ट, कि छोटी उम्र में बोलना शुरू कर दिया, फिर माइलस्टोन बड़ी जल्दी पूरे। अब हम कहाँ पे गलती करते हैं पेरेंट्स, कि अगर हमारे बच्चे एक्सेल्ड हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा उनके साथ लगा लेते हैं कि आप बैठो, यू आर नॉट अलाउड टू प्ले, यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, अब पढ़ना है, हमें डॉक्टर बन के दिखाओ, हमें साइंटिस्ट बन के दिखाओ। ये नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको इंसान के तौर पे आपको अमानतन भेजा है, आपके ख्वाब पूरे करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको नहीं भेजा। सो आप इस चीज़ पे फोकस्ड रहें कि लेट हिम एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड लेट हिम बी व्हाट ही वांट्स टू बी। आप उसमें ये ना करें कि नहीं जी, अब मैं कभी ये कहता है आई वांट टू बी फार्मर, आई सेड ओके डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आप डिगिंग करना चाहते हो आप करो। उसमें क्या होता है, पेरेंट्स अगर उनके बच्चे एक्साइड होते हैं ना, तो वो उन पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी, और वहाँ पे वो गलती कर जाते हैं, क्योंकि बच्चा नफरत करना शुरू हो जाता है, बच्चा चिढ़ना शुरू हो जिस चीज से जाता है, मना करते जाएंगे ना, बच्चा उसकी तरफ ही दोबारा आता जाता है। चलिए जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच याद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काम है इधर आओ, मैं तो आपको हक करना चाह रही हूँ, इतना जबरदस्त। आजो 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 इधर तक आया जाएगा, आजो इतना प्यारा बच्चा है। थैंक यू सो मच, गुड लक। बहुत सारी दुआएं हैं जी आपके लिए। अल्लाह ताला सबको इसी तरह के कामयाब लाइक करीन बच्चे दे। इतना प्यारा बच्चा हमारे सामने मौजूद है जी, गुड लक। अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब शामिल करेंगे माल का हाल। अच्छा जी, डिफरेंट करेंसी रेट है हमारे पास, वो लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे।
तो नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें ज़रूर फ़ीडबैक दीजिए, जो चीज़ें आप समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, इश्यूज़ हैं वो दिखाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ज़रूर हम अपने न्यूज़ वाले सेगमेंट में वो ज़रूर शामिल करेंगे। हमारे साथ शेयर कीजिए, अगर आपकी कल बर्थडे है वो भी ज़रूर शेयर कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। आपके स्पेशल डे को हम मज़ीद स्पेशल बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप हमारे साथ वो भी शेयर कीजिए, आपको हम प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे, क्योंकि ये आप ही का शो है, आप ही के लिए हमने डिज़ाइन किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।